देखने में ये जितना सरल लगता है उतना सरल ये प्रश्न है नहीं। क्यों करें निवेश? अगर इस प्रश्न की बात करें, वैसे ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं जिन्होंने निवेश प्रारंभ किया वो सोच रहे क्यों करें निवेश। ये उनके लिए भी है जिन्होंने 5 साल 7 साल 10 साल या अधिक समय से निवेश किया हुआ है और अभी भी उनके मन में कुछ चीज़ें हैं। और मुझे लगता है अगर ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें नई आपको सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है पवन और सबसे पहले क्यों करें निवेश, क्यों है ये प्रश्न इतना कठिन? इसका एक कारण है। कारण ये है कि इस प्रश्न के दो आशय हो सकते हैं, दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो पहला अर्थ क्या है? निवेश का उद्देश्य क्या है? क्यों करें निवेश, यानी निवेश का उद्देश्य क्या है? ठीक है। और दूसरा, निवेश की आवश्यकता क्या है, मतलब निवेश करें ही क्यों। दोनों ही प्रश्न एक लाइन में, एक वाक्य में आपके सामने हैं, क्यों करें निवेश। दोनों ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये निवेश का उद्देश्य। और अधिकतर, वैसे बहुत सारी फिल्में होती हैं, लोगों को देख करके लगता है कि वो अक्षय कुमार कहता है ना कि ये स्कीम तुम्हारे लिए है ही नहीं, 15 दिन में पैसा डबल, फटाफट धनवान बनाने की बातें। कई लोगों को लगता है कि निवेश इसलिए ताकि फटाफट धनवान बन सके। कई लोग बन भी जाते हैं और इसके पीछे निवेश की उनकी रणनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका भाग्य। और आप इस बात पे भले ही अभी थोड़ा शक करें, संदेह करें, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि निवेश में भाग्य का साथ देना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें फिर भी निवेश करना होता है। क्यों? क्योंकि भाग्य भी उसी के साथ है जो प्रयास करता है, उद्यम करता है। जिसने प्रयास ही नहीं किया उसके साथ भाग्य भी नहीं रहता। और भाग्य कैसे होता है? कुछ लोगों ने पिछले वर्ष हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश किया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अनुमति नहीं होती है, लेकिन हम सब जानते हैं एक मंत्री जी हैं, उनके एक सुपुत्र हैं, उनकी कंपनी भाग्य से, जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो उसके निवेशक हैं, एक वर्ष में उनके बारे न्यारे हो गए। ऐसा कई बार बिटकॉइन में भी देखने के लिए मिला। जिन्होंने शुरुआत में बिटकॉइन में पैसा डाल दिया उनका निवेश कितने सैकड़ों गुना, 10 गुना, 20 गुना हो गया। लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिन्होंने प्रयास किया हो, जिन्होंने उसके लिए उद्यम किया हो। ठीक है। तो उद्यम का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप पैसा डाल दें, कैसे भी कर दें, कुछ हो जाएगा, नहीं। उसके लिए आपके पास में कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया का पालन आपको करना पड़ेगा। तो खैर, फटाफट धनवान बनना ये भाग्य की बात है। हो सकता है आपका निवेश आपको फटाफट धनवान बना दे, लेकिन ये निवेश का उद्देश्य नहीं है। निवेश का उद्देश्य है पूंजी का निर्माण और पूंजी की सुरक्षा। ये क्यों कह रहा हूं मैं? हम में से अधिकतर लोग मध्य वर्ग से आते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी भी देखी होगी, निर्धनता देखी होगी, और उसके बाद धीरे धीरे अब मध्य वर्ग में आए होंगे। और उनके लिए सबसे पहला जो कार्य है निवेश का, वो है पूंजी का निर्माण। हो सकता है आप 5,000, 10,000, 15,000 प्रति माह से निवेश करना शुरू कर रहे हो और आपको लगता हो यार ये कब होगा। समय लगेगा। देखिए, हो सकता है जिस दिन आपके पास में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पूंजी होगी, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ अब शायद रोज में, है ना, 10, 20, 50 हज़ार, या किसी किसी दिन महीने महीने भर का 2-2, 3-3 महीने का खर्चा जो है ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जा रहा है। तब लगता है कि हाँ कुछ निवेश हुआ है। लेकिन उस पूंजी का निर्माण अपने आप में बड़ा आवश्यक है। ठीक है। तो उसके लिए भी निवेश करना है। और दूसरा, जब आपने पूंजी बना ली तो उस पूंजी की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि पूंजी आज नहीं तो 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना भी आप कार्य करेंगे पूंजी तो बनेगी। लेकिन अगर उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो जैसे कल हम देखते हैं कि बिटकॉइन के साथ में, मैंने सुना 1-2 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ, लोगों को एक ही दिन में उनके करोड़ों रुपया, अरबों रुपया गायब हो गया। तो वैसा भी हो सकता है। हालांकि शेयर बाजार में ऐसा तुरंत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भी एक प्रकार का निवेश ही है, वहां भी हो जाता है। ठीक है। तो पूंजी की सुरक्षा और पूंजी का निर्माण, ये निवेश का प्रमुख उद्देश्य है और इसमें समय लगता है। तो ये मैं पहले ही बोल दूं, ये वीडियो, ये चैनल उनके लिए नहीं है जो ये चाहते हैं कि आज मैं 10,000 रुपया डालूं और 5 साल में मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक हो जाऊं। मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। जिसके पास होगी वो आपको कभी नहीं बताएगा। उसका कारण है
वो 1 करोड़ उसने बना लिया है तो वो प्रयास करेगा अगले 5 साल में 1 करोड़ से 100 करोड़ बना लूँ। वो आपको क्यों बताएगा? क्योंकि सबको पता चल गया तो फिर पैसे नहीं बनने, है ना? तो ये चैनल उनके लिए नहीं है जिनको फटाफट पैसा चाहिए। ये चैनल उनके लिए है जो धीरे धीरे, जो समझना चाहते हैं निवेश की प्रक्रिया को, और धीरे 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 करके अपनी पूंजी का निर्माण और पूंजी की सुरक्षा करना चाहते हैं। ये निवेश का प्राथमिक उद्देश्य है। अच्छा, क्या निवेश केवल अपने लिए होता है? अपने भविष्य के लिए तो होता ही है। मतलब अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का हो जाऊं, मुझे पैसों के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन निवेश अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी होता है। इसलिए आपका जो पैसा है ना, उसको आप ये समझिए कि आप उसके मालिक नहीं हैं। जो पैसा आपने निवेश किया है, आप उसके ट्रस्टी हैं। वो विरासत है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाना चाहते हैं। और जब आप ऐसे सोचेंगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे, आप रिस्क से बचेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो मैं लॉन्ग टर्म रिस्क और दुनिया भर की बातें कर रहा हूँ, ये सब तो हम खैर बाद में किसी न किसी वीडियो में बात करते ही रहेंगे। बट प्राथमिक बात यह है कि निवेश का उद्देश्य क्या है? पूंजी निर्माण और पूंजी की सुरक्षा। आपकी पूंजी निर्मित होती रहे, आपकी पूंजी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं है कि अचानक से आज 10 रुपया है तो कल 100 रुपया हो जाएगी, या 1 साल में 100 रुपया हो जाएगी। परंतु आज 10 रुपया है तो ऐसा तो हो कि 3, 4, 5 साल में 20 रुपया हो जाए, 25 रुपया हो जाए, वही पूंजी, और उसमें कुछ आप ऐड करते चलें तो 25 नहीं हो सकता है, 50 हो जाए। तो ये प्रयास हमारा होता है। ऐसे ही मिडिल क्लास लोग चलते हैं। मैं ऐसे ही चला हूं, मेरे जानने वाले सब लोग ऐसे ही चले हैं। ठीक। दूसरा जो प्रश्न है, क्यों करें निवेश? वो निवेश की आवश्यकता ही क्यों है? मतलब न करें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको ऐसे सोचें कि निवेश न करें तो क्या हो जाएगा। तो ये समझने के लिए हमको 4 चीजें समझनी होंगी। मैं शिक्षक हूं तो मेरे जो वीडियो होंगे वो उस प्रकार के नहीं होंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप के होंगे। तो ये 4 जो दरें हैं ये हमें समझनी है आज। बहुत ही ब्रीफ में, संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हैं ये और किस प्रकार से आपकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो पहली है ब्याज की दर, दूसरी है मुद्रास्फीति, साधारण भाषा में इसको महंगाई भी कहते हैं। तीसरी है वेतन वृद्धि दर, यानी आज आपका वेतन, सैलरी जो है, अगले वर्ष कितनी, उसके अगले वर्ष कितनी, उसमें कितनी वृद्धि होती है। और चौथी है पूंजी पर प्रतिफल, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल। ये चारों दरें जब आप समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि इसकी आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का कि क्या है। सबसे पहले मुद्रास्फीति। मैं बाजार गया और बाजार से कुछ चीज़ लेकर के आया आपको दिखाने के लिए। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो ये जो पार्ले जी का पैकेट है, मतलब हम सबका फेवरेट है, हमें पता है पार्ले जी का पैकेट, ये 4 रुपए का आता था, 4 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल पहले। तो 20 वर्ष पहले ये पार्ले जी का पैकेट 4 रुपए का आता था। आज ये 10 रुपए का आता है। वही पैकेट है, वही स्वाद है, सब कुछ वही है। 4 रुपया से 10 रुपया ये महंगाई हो गई। ऐसा नहीं है कि 4-5 रुपए में कोई उसका और प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे 5 रुपए का ये भी एक पार्ले जी का पैकेट आता है, आज भी आता है। पहले कितना आता था? इतना, 4 रुपए में। अब कितना आता है? इतना, 5 रुपए में। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 20 साल में आप देख सकते हैं पार्ले जी की जो स्थिति है कि आप उतने ही पैसे में कितना बिस्कुट खरीद पा रहे हैं। और ये तो बहुत सस्ती चीजें हैं, इनके दाम बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं। अगर आपको सच में ही मुद्रास्फीति देखनी है तो आप देखिए कि किसी बच्चे की स्कूल की फीस किस प्रकार से बढ़ रही है। आपको हो सकता है कि दिखे प्रति वर्ष 10% बढ़ जा रही है। वैसे ही अगर आपको देखना है तो देखिए कि हेल्थ केयर की, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो जो कीमत है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, या फिर बहुत सारी अन्य चीज़ें। और यही नहीं, हमारी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें भी अपने आप में इन्फ्लेशन होता है, वो भी बदलती है। आज से 20 वर्ष पहले हम शायद साल में 4 बार मिठाई खाते थे। होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह पे मिठाई आती थी, हम खाते थे, या कभी कभी जलेबी वगैरह महीने में 1-2 बार आ गई तो आ गई। आज हम रोज मिठाई खा सकते हैं। क्यों? हमारे पास में, हमें लगता है कि पैसा है। ये जीवन शैली में अपने आप में परिवर्तन हुआ है। तो इस वजह से अब समझ में तो आपको आ गया होगा ना कि आपके पास में जो पैसे हैं,
अगर आज 10 रुपए हैं, 20 साल बाद उनकी कीमत हो सकता है 10 रुपए क्या 5 रुपए भी ना बचे, 4 रुपए भी ना बचे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये बेसिकली जो 4 रुपए की कीमत थी पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई है। ठीक है, ये 4 भी नहीं 5 रुपए का, 4 रुपए की कीमत में 4 रुपए में इतना सामान रखा, अब इतना आता है। और ये तो बहुत हल्के से इन्फ्लेशन हुआ है। अगर आप देखें अन्य अन्य जो जीवन के आप कह सकते हैं आयाम हैं, वहाँ पर मुद्रास्फीति बहुत अधिक होती है। तो आपको अपना जो पैसा है, अपनी जो पूंजी है, उसे मुद्रास्फीति से बचाना होता है। आज आपके पास अगर 100 रुपया है और कोई आपको कहे कि भाई मैं इस पे तुमको 4%, 5% प्रति वर्ष रिटर्न दूंगा, हो सकता है 20 साल बाद आपके पास जो पैसा हो वो 100 रुपए से कम सामान खरीद पाए। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति आपका सारा पैसा खा गई है। महंगाई डायन खाए जात है। तो ये तो है मुद्रास्फीति, महंगाई। समझना बहुत सरल है, ये सबको पता है। ठीक है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं हमारे घर में ये कहते हैं अरे हमारे ज़माने में तो 2 रुपये में पूरे महीने की सब्जी आ जाती थी। अब तो नहीं आती है ना, अब तो हफ्ते के लिए 500 रुपया खर्चा होता है। दूसरी है ब्याज दर। कमाल की बात यह है कि ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी आप देखेंगे ब्याज की दरें भी बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति कम होगी ब्याज की दरें भी कम हो जाती हैं। सरकार का, भारत सरकार का ये आरबीआई को निर्देश है कि आप मुद्रास्फीति 2% रखिए, लेकिन आप इस पे मत जाइए। आरबीआई आज की डेट में कहती है मुद्रास्फीति 4% के आसपास है। आपके अनुभव में आपको पता होगा कि वो 4% है या 6% है या 10% लग रहा है। अगर आप अपना हिसाब करते हैं तो हर महीने आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पिछले वर्ष का उठा करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ब्याज की दरें मुद्रास्फीति के अनुसार बदलती हैं, लेकिन ब्याज की दरें मुद्रास्फीति के आसपास ही रहती हैं, बहुत अंतर नहीं होता। अगर मुद्रास्फीति सरकार कहती है 4% है, अगर आरबीआई आज की डेट में कह रहा है 4% है, हो सकता है बैंक में ब्याज आपको 6% मिल रहा हो। ठीक है, 6 से 7% के बीच में आपकी जो सावधि जमा, जिसको एफडी बोलते हैं, उसका ब्याज है। लेकिन 6 से 7% से अधिक ही व्यवहारिक रूप से मुद्रास्फीति है, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि ये जो 4% है इसको सरकारी है, भाई इसको कैलकुलेट करने का, इसकी गणना करने का तरीका अलग है, लेकिन वास्तव में जो है वो इस ब्याज दर से अधिक होती है। तो इस कारण क्या होता है, ब्याज दर आपकी पूंजी को सुरक्षित नहीं रख पाती है। आपकी पूंजी उस तेजी से नहीं बढ़ती जिस तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है। अगर मैं कहूँ आज 100 रुपये का आपने जो सामान लिया, अगले वर्ष 110 रुपये में मिल रहा है, जो भी सामान हो। अभी हम देख रहे थे नवरात्रि हुई है, तो नवरात्रि में हो सकता है कि आपने कन्याओं के लिए कुछ सामान लिया हो, पिछले वर्ष से तुलना कर लीजिए। तो वही चीज़ 100 रुपया अगर आप बैंक में रखते 107 रुपया आपको मिलता। अगर कोई अच्छा बैंक है जो ज़्यादा आपको रिटर्न देता है, ज़्यादा आपको ब्याज देता है, ये 3 रुपये का आपको इस साल में नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में पैसा रखना ही नहीं है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन लंबे समय के लिए बैंक में पैसा सीमित रखना चाहिए। अधिकतर जो पैसा है आपका वो किसी अन्य जगह पे आपको रखना होगा, ब्याज पे बैंक में नहीं रखना होगा। कई लोग इसीलिए प्रयास ये करते हैं कि बैंक में नहीं, हम कहते हैं कंपनी की एफडी में डाल देते हैं, या हम कहेंगे कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी एफडी में डाल देते हैं। उसके अलग जोखिम हैं, अलग रिस्क हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी बात आप समझ गए होंगे कि साधारणतः बैंक में रखने से लाभ नहीं होगा। तीसरी दर है वेतन वृद्धि की दर, वेज ग्रोथ रेट। वेज ग्रोथ रेट, और ये आपको पता होगा कि आपका जो वेतन है या आपकी जो भी इनकम है, आय है, वो पिछले वर्ष से इस वर्ष कितनी बढ़ी है। हम देखते हैं कि कंपनियां हमेशा कुछ ना कुछ रोना रोती रहती हैं। आखिरकार वेतन वृद्धि कौन करेगी? कंपनी ही करेगी या सरकार करेगी? सरकार की अपनी सीमाएं हैं, उसके पास में राजकोषीय घाटा उसको भरना है, तो उसके हिसाब से वो वेतन वृद्धि करती है, पर उतनी नहीं करती जितनी मुझे लगता है कि मुद्रास्फीति दर है। मुद्रास्फीति के अनुसार उसमें डीए बढ़ा देगी, अभी 10 वर्ष में एक बार वो एक पे कमीशन ले आएगी, इतना ही करती है सरकार। सरकार का वेतन कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में भी
अगर आपके पास में बहुत अच्छी हाई स्किल्ड कोई जॉब है तो ठीक है, हो सकता है आज आपकी जो सैलरी है अगले वर्ष उसकी 2 गुनी हो जाए। लेकिन जनरली एक स्टेबल जॉब जो होती है, एक जो साधारण प्राइवेट जॉब होता है, उसमें आप देखेंगे सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती है। 8%, 10% ऐसे ही कुछ कुछ आपकी जो सैलरी है बढ़ती रहेगी। वो भी आपका जो असेसमेंट होता है एचआर वगैरह करते हैं उसके अनुसार होता है। तो ये वेतन वृद्धि की दर है जो अगेन सीमित होती है और लगभग लगभग मुद्रास्फीति के आसपास ही चलती। सरकार ने जो मुद्रास्फीति तय करी है कि उसके साथ साथ ही आपकी जो वेतन वृद्धि है वो होती है। मैं साधारण लोगों की बात कर, असाधारण लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। चौथी जो दर है वो है पूंजी पर प्रतिफल, रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि जो कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी, मतलब वो आप रोड साइड पे हो सकता है वो पानी पूरी बेच रहा हो, वो भी एक बिजनेस है। टीसीएस भी एक बिजनेस है। हर बिजनेस अपनी कुछ पूंजी लेकर के आता है, उस पूंजी पे उसको रिटर्न मिलता है। ठीक है, हो सकता है पानी पूरी वाले की जो पूंजी है, उसने ठेला वगैरह खरीदा, सामान वामान, उसमें पूरी पूंजी 20,000 रुपया लगाया और 1 महीने में उसने 10,000 रुपया कमा लिया, 50% उसका रिटर्न हो गया। ठीक है, ये पूंजी पर उसका 1 महीने का रिटर्न है। हो सकता है 30% हो या ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता, मैं एक नंबर अज्यूम कर रहा हूँ। इन जनरल अगर आप देखेंगे देश में जो कंपनियों की पूंजी पर जो प्रतिफल होता है वो थोड़ा अधिक होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। आप समझते हैं, हर बार न्यूज़ में आता रहता है ना कि हम जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, हम जो अर्थव्यवस्था है, जो सकल उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर वर्ष 6%, 7% की उसमें ग्रोथ होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए, चलिए 7 क्यों नहीं, 6 लेते हैं ना, 6% है। ठीक है, इस ग्रोथ को, इस वृद्धि को कहते हैं वास्तविक वृद्धि या रियल ग्रोथ। क्यों? इसमें हम कभी भी इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये मैं एक मैक्रो लेवल पे एक बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 6-7% की वृद्धि दर से पूरे देश में कंपनियां चल रही होंगी, कंपनियां चल रही हैं तभी तो वो जीडीपी में वृद्धि हो रही है, इतना हर साल वो बढ़ा रही है। इस 6% के ऊपर पीछे जो हमने देखा था 4% इन्फ्लेशन है, यानी कंपनियों में नॉमिनल रूप से जो वृद्धि हो रही है, जो अगर आप देखें पिछले साल उसने 100 रुपया कमाया था तो इस साल 110 रुपया कमा रही, क्योंकि 6 + 4 कितना हो गया, वैसे वृद्धि है कितनी, 10%। ठीक है, तो आप देखेंगे हमेशा बिजनेस की जो ग्रोथ होगी, जो रिटर्न ऑन कैपिटल होगा, जो पूंजी पर प्रतिफल होगा, वो इन सब रेट्स में सबसे अधिक होगा। वो ब्याज दर से अधिक होगा, वो मुद्रास्फीति से, मुद्रास्फीति में तो ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करके हो रहा है, और ब्याज की दर क्या होती है, मुद्रास्फीति की दर के आसपास होती है। जो सैलरी की ग्रोथ रेट होती है, वेतन वृद्धि दर होती है, मुद्रास्फीति के आसपास होती है, उसमें कुछ ऐड करके जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, अब भाई कंपनी का मालिक है, वो जितनी ग्रोथ हुई है उतनी आपको थोड़ी बांट देगा, अपने पास ज़्यादा रखेगा, ये नेचुरल सी बात है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें ऐसा ही होता है। तो सबसे अधिक जो दर होगी वो पूंजी पर प्रतिफल है ना, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल। और ये पूरे देश का एवरेज है, इसमें वो भी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है, ऐसी भी कंपनियां जिनकी ग्रोथ साल में वो 2 गुना 3 गुना ग्रोथ कर दे रही हैं। पिछले साल उनका बिजनेस 25 करोड़ का था, इस साल 50 करोड़ का या 100 करोड़ का है, ऐसी कंपनियां भी हैं, सबका एवरेज है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इन कंपनियों में साझीदार बन जाएं तो आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। इन जनरल जो निवेश का कॉन्सेप्ट है, जो निवेश की बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी जो पूंजी है उसको ब्याज से उतना लाभ नहीं हो रहा है, मुद्रास्फीति उसको खा जा रही है, हमारी जो वेतन वृद्धि है वो उसके अनुसार नहीं हो रही है। तो हमें क्या है, जो भी हमारे पास सरप्लस पूंजी है, हमें प्रयास करना चाहिए कि वो हम निवेश करें कंपनियों में, और उसके माध्यम से जो हमको प्रतिफल मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है,
वो हमारी पूंजी में वृद्धि करेगा धीरे धीरे और पूंजी की सुरक्षा भी करेगा। अब ये कब करेगा, कितना करेगा, लगातार करेगा, नहीं करेगा, प्रतिवर्ष करेगा या किसी वर्ष ज़्यादा करेगा किसी वर्ष कम करेगा, ये बाद के विषय हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये है, इस कारण से आपको निवेश करना चाहिए। तो खैर, हम आगे भी मिलेंगे अलग अलग वीडियोस में। 2 वीडियोस का भी मैंने प्लान बनाया है। पहला, निवेश के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या उपकरण हैं, यानी कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप भारत में हैं, कौन कौन से उपकरणों में, एसेट्स में, एसेट क्लासेस में, कौन कौन से मीडियम्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और उसका अगला वीडियो कि निवेश करने से पहले क्या, जो एकदम जिन्होंने निवेश प्रारंभ किया है उनके लिए, कि निवेश तो बाद में करना, उसके पहले आपको करना क्या है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग अपनी टिप्पणियाँ दें, कमेंट में बताएं कि और आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहेंगे। अभी शुरुआत में मैं किसी स्टॉक पे या किसी आईपीओ पे वीडियो नहीं निकालना चाहता। बाद में हो सकता है कि मैं कम से कम वो प्रक्रिया भी समझाऊं कि किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, कहाँ सुरक्षित निवेश है, कहाँ असुरक्षित निवेश है, और संभवतः कुछ अन्य बातें जो आपके दिमाग में हो उन पर भी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद इतना देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।